मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके तो बेसिकली अब हमारा लास्ट का एक कॉन्सेप्ट बचा है सरफेस टेंशन का। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, वही कर्वेचर से रिलेटेड। अच्छा, बाय द वे लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था तुम लोगों को, जिसमें कि वो इस टाइप से था। स्क्रीन टेढ़ा है। स्क्रीन टेढ़ा है, बराबर है? आपने नहीं पेपर टेढ़ा रखा। पेपर टेढ़ा रखा हुआ है मैंने, कोई बात ओके। नहीं। तो ऐसा था वो, और इधर लोकली यहाँ पे मैंने बोला था फ्लैट मान लो, और यहाँ पे लोकली टेढ़ा है ऐसे करके। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। इधर तुम्हारा सरफेस टेंशन लगेगा ऐसे, इधर लगेगा ऐसे। ये दोनों सरफेस टेंशन जो है बैलेंस करेंगे इसके अक्रॉस जो प्रेशर का पुश है, ठीक है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसकी इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऊपर का गामा एल तो गामा एल हो जाएगा, और नीचे का गामा एल जो है गामा एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है। केवल इसका एक कंपोनेंट आएगा अब तुम्हें, और ये बैलेंस करेगा उधर के प्रेशर को। और अगर बाहर एटमॉस्फेरिक जीरो ले लें, अगर जीरो नहीं लोगे एटमॉस्फेरिक लोगे तो इधर से एटमॉस्फेरिक का भी पुश आएगा, और अगर नहीं लोगे तो फिर इधर से केवल रो जी एच का। तो मिडिल पॉइंट पे जो है रो जी एच बाय 2 है, और इंटू एच इंटू 1 जो है उसका एरिया है, वैसे करके, राइट। तो इससे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 2 गामा 1 प्लस कॉस थीटा बाय रो जी। इसी का स्पेशल केस वो है जो हमने इससे पहले किया, जिसमें हमने बोला कि यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है, ये वाला, जिसमें दोनों में ऐसे लग रहा है। तो कॉस थीटा को 1 कर दो, थीटा को 0 कर दो। कॉस थीटा 1 हो गया तो ये 4 गामा बाय रो जी आ गया, जो हमारा आंसर था उस वाले कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ऑलरेडी। सर यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं करना है। नहीं करना है, वो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करे थे लास्ट टाइम। वो वर्टिकल मैंने इक्विलिब्रियम में आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, उसमें क्या है? तूने वो जो लंबा सा सोल्यूशन भेजा है, हाँ तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि जब तुम वर्टिकल इक्विलिब्रियम लाने जाओगे तुम बोलोगे चलो यहाँ गामा एल साइन थीटा, ये तो एक्स इक्विलिब्रियम है इसका, तुम वाई इक्विलिब्रियम के लिए गामा एल साइन थीटा तो कर दोगे, लेकिन इसका वेट कैसे निकालोगे? ये शेप स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल तो नहीं है अब। तो वो इशू है ना, क्योंकि वो शेप दोनों तरफ से फंस जाते हैं। या तो अगर स्फेरिकल मान रहे हैं तो उसका शेप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर अगर स्फेरिकल है तो फिर कोई वर्टिकल फोर्स नहीं आता उस पर, और अगर वर्टिकल फोर्स इन्वॉल्व करते हो तो फिर वो स्फेरिकल नहीं रहता। तो दोनों तरफ से अपन फंस जाते हैं, इसीलिए इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम छोड़ ही देते हैं और केवल हॉरिजॉन्टल के टर्म्स में कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब ये प्रॉब्लम देखो कि मान लो मेरे पास एक ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में दो प्लेट्स हैं ग्लास के। ठीक है, ये एक प्लेट है, और इसके नीचे एक और प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, बहुत पास में होगा लेकिन मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। दे आर वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है, कि इन प्लेट्स के बीच में जो है एक ड्रॉप रखा तुमने। तुम सोचो जैसे वो माइक्रोस्कोप के स्लाइड्स होते हैं ना, वैसा है। तुमने एक ड्रॉप पानी का डाल दिया और फिर दोनों प्लेट को चिपका दिया। जब चिपका दोगे और थोड़ा ऐसे ही रख दोगे मान लो ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में, तो हल्का सा वहां पे ऐसा बन जाएगा एक, वो ऐसा दिखेगा कुछ। और ये बहुत बड़ा मैं बना रहा हूँ, ये अंदर से है ड्रॉप, ऐसा हो जाएगा वो, और उसका जो सरफेस आ जाएगा ऐसे करके आ जाएगा। ये समझ गए तुम लोग ड्राइंग कैसा है, क्या बना रहा हूं मैं? मतलब इसको जब साइड से देखेंगे तो ये जो पानी का ड्रॉप है ये ऐसा दिखेगा। ठीक, करेक्ट? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। नो ग्रेविटी। तो यदि इसका रेडियस जो है हम डी ले लेते हैं,
हाँ जिनमें वही एग्जांपल है ये भी, जैसे तुम फेविकॉल लेते हो और फिर ऐसे करते हो तो जो बन जाता है बीच में, पानी के साथ भी हो जाएगा वो, वही चीज है। शुगर सिरप में भी होता है। हाँ तो इसका रेडियस डी है, और जो ये शेप है इसका, ये भी तुम मान लो कि यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल है वो 0 है, पानी ले लो इसको, तो ये बिल्कुल यहाँ पे हेमिस्फेरिकल टाइप टच हो रहा है यहाँ से भी। So is it necessary hemispherical? क्या ये चीज? approximation है। देख पानी और ग्लास का कांटेक्ट एंगल तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही होता है हर केस में। नहीं, मैं हेमिस्फेरिकल शेप की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 रहेगा वो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके सर, like approximation. हाँ इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, इट इज नॉट एक्चुअली हेमिस्फेरिकल, इट्स नॉट इवन हेमिस्फेरिकल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस शेप इज नॉट एक्चुअली हेमिस्फेरिकल। इसका क्रॉस सेक्शन हेमिस्फेरिकल है, लेकिन ऐसे ये पीछे और आगे की तरफ ऐसे कर्व होता है, ये सैडल शेप है, राइट। ट्रू हेमिस्फेयर तो पीछे से भी राइज करेगा, आगे भी राइज करेगा, इधर भी राइज करेगा, इधर भी राइज करेगा। ये केवल इधर से ऐसे और ऐसे हेमिस्फेरिकल है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो ये कॉन्वेक्स है, राइट। समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो एक काम करो, इसका रेडियस तो r ले लो जो पूरा ड्रॉप है, और जो इनके बीच में स्पेसिंग है वो d ले लो, और ये अज्यूम कर लो दैट d इज मच स्मॉलर देन r। समझ गए? ये अप्रोक्सीमेटली सेमी सर्किल है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द बाकी सराउंडिंग में PATM है। तुम लोग समझ गए क्वेश्चन क्या है? तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा तुमको कि कैसे इसको मॉडल किया जाए करेक्टली, ये फैक्ट यूज करना पड़ेगा। पहले तो यही सोचना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से आ रहा है, बट सर 2 पाई गामा तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ना? वो तो वैसे भी ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा है, मतलब कोई क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है। हाँ जीरो कॉन्टैक्ट एंगल है ना यहाँ पर। देखो कॉन्टैक्ट एंगल अगर नॉन जीरो होता, अगर कॉन्टैक्ट एंगल नॉन जीरो होता तो फिर भी तुम एक चीज ये कह सकते थे कि मान लो कॉन्टैक्ट एंगल नॉन जीरो होता तो ये हेमिस्फेरिकल नहीं होता, ये सब स्फेरिकल होता, ऐसा कुछ होता। तो उस केस में तुम टोटल सरफेस टेंशन निकाल लेते अराउंड, और उसका ये कंपोनेंट, क्योंकि पानी कैसे खींच रहा होता प्लेट को, ऐसे और ऐसे, तो इनका कंपोनेंट लेके तुम अट्रैक्टिव फोर्स निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे पानी पूरा उसके साथ टेंजेंशियल हो गया है, तो वो फोर्सेस का कोई भी कंपोनेंट ऐसे नहीं आ रहा है। आंसर तुम लोग भेजोगे मुझे ऑन पोस्ट। जिनमें वो करेगा तो जीरो आ जाएगा तेरा, लिमिटिंग केस लगाएगा तो ये दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा तुम, प्रेशर सोचो किधर ज्यादा है किधर कम है।
नहीं वरुण, करेक्ट नहीं है। डी और आर दोनों आएंगे आंसर में। आंसर होस्ट पे भेजो गाइस। जी कैसे आ गया पिनाक? जी है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। एक्चुअली तेरे आंसर में बस तू G0 डाल देगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चिन्मय देख रहा हूँ। नहीं, करेक्ट नहीं है। हाँ करेक्ट है पिनाक। हाँ हर्षित, दोनों दोनों तरफ आर रेडियस है। नहीं चिन्मय, डिनोमिनेटर सही नहीं है तेरा। सिद्धार्थ नंबर गलत है, न्यूमेरिकल फैक्टर गलत है। देख एक बार ठीक से कहाँ से आया वो। आइवन नंबर गलत है, नंबर नहीं आएगा वो, देखो।
Chinmay, the plate being a square makes no difference. हर्षित, PATM वाला टर्म नहीं होगा उसमें, और 2 नंबर पे तेरा गलत है। श्रिया, PATM वाला फैक्टर नहीं होगा और 2 नंबर गलत होगा। सिद्धार्थ, 2 नंबर गलत है। चिन्मय, करेक्ट नहीं है डिनोमिनेटर, A56। B57 चिन्मय, ड्रॉप का एरिया चाहिए ना अपने को, वो तो दिया है, रेडियस है उसका पता है तेरे को, वही रेलिवेंट एरिया है। प्लेट के एरिया से क्या करना है, प्लेट इनफाइनाइटली बड़े हैं। नहीं, न्यूमरेटर भी करेक्ट नहीं है चिन्मय, A56। नहीं सिद्धार्थ। हर्षित, नहीं, नंबर करेक्ट नहीं है। नहीं सिद्धार्थ, नंबर करेक्ट नहीं है वो भी। प्रेरित, थीटा है नहीं इस प्रॉब्लम में, तो उसको हटा दे तू, तो ठीक है तेरा आंसर फिर। परिजात, नंबर गलत है उधर। B57 चिन्मय, नंबर गलत है। हर्षित, नंबर गलत है, बाकी सब करेक्ट है। तुम लोग का ये 4, 8 ये सब कहाँ से आ रहा है? प्रेरित करेक्ट आंसर है। अल्टीमेटली दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कोई एड अप नहीं होती है। इट्स लाइक ऑन वन प्लेट ओनली यू हैव टू फाइंड द फोर्स, इट इज द सेम। It's acting on both of them to opposite directions, but it is on one plate only, right? You don't add it up. You could say find the, it's like saying मैं तेरे को 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ और तू मेरे को 10 न्यूटन से खींच रहा है, क्योंकि बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर कोई पूछेगा हमारे बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, तो 20 थोड़ी बोलेंगे, उसको 10 ही बोलेंगे। मिराज करेक्ट है, एक्सेप्ट फॉर द नंबर 2। टू क्यों ले रहा है तू, ये तो ड्रॉप है, इसका एक ही सरफेस है। और दूसरा, तुम अपने आंसर में अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर लो, ये वाला, तो और वो ब्रैकेट जो है कोलैप्स कर जाएगा। तुम लोगों का अगर 8, 4 ये सब डबल करके आ रहे हैं तो डबल मत करो, लास्ट में जब तुम फोर्स निकाल रहे हो तो उसको डबल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि प्लेट, इस प्लेट को इधर F लग रही है, इस प्लेट को इधर F लग रही है, तो तुम्हारा आंसर 2F नहीं है, F ही आंसर है। अर्थ मून पे कुछ फोर्स लगा रही है, मून अर्थ पे कुछ फोर्स लगा रहा है, कोई बोलेगा उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स बताओ, तो उसी एक F को बताओगे ना तुम, ये थोड़ी दोनों को ऐड करके बताओगे।
नहीं मिराज, वो अप्रोक्सीमेशन तुमने ठीक से नहीं लिया है। देखा, अगर डी बहुत छोटा है आर से, तो इनवर्स ऑफ डी इनवर्स ऑफ आर से बहुत बड़ा होगा, तो बस इनवर्स ऑफ आर को ड्रॉप कर दो। हिंट ये है गाइस, तुम लोग फोर्स ऐसे नहीं निकाल सकते हो जैसे हम अभी तक कर रहे थे, सरफेस टेंशन का फोर्स लिख के, क्योंकि वो तो सब ऐसे आएगा। आई गेस सब लोग समझ गए होंगे, प्लेट्स के अलोंग ही आएगा वो। तुम्हें ये देखना है कि हिंट दे रहा हूँ अर्नव। हाँ चिन्मय, करेक्ट आंसर है अभी तेरा, B57 चिन्मय। नहीं अभी करेक्ट नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा। नहीं वेट, डिनोमिनेटर में 2 आएगा शायद, एक सेकेंड। न्यूमरेटर में 2 आना चाहिए ना। किसी का न्यूमरेटर में 2 आ रहा था, मैंने गलत बोला था क्या? सिद्धार्थ तेरा आ रहा था ना, हाँ तेरा सही था एक्चुअली, वो मैंने ही गलत बोल दिया था। और किसी का 2 आ रहा था न्यूमरेटर में। श्रिया तेरा भी आ रहा था ना, PATM हटाने के बाद, वो करेक्ट था। PATM हटा दे तो करेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, न्यूमरेटर में 2 आएगा, लेकिन तेरा तो पहले डिनोमिनेटर भी गड़बड़ था ना। पिनाक तेरा भी न्यूमरेटर में 2 आना चाहिए। हाँ तंजील करेक्ट आंसर है। हिंट ये है, अंदर का प्रेशर निकालो, बाहर का प्रेशर पता है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर से फोर्स बनेगी इनटू एरिया करके। आइविन तेरा भी 2 आया था क्या? तो मैं तब उस वक्त मैं गलत सोच लिया, वो डी का फैक्टर, तो मैंने वो गलत बोल दिया, किसी का 2 था आगे तो। नहीं तेरा तो 4 आ रहा है ना सामने, तूने फोर्सेस को डबल किया था क्या बाद में? वो किया था तो वो हटा दो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेरा, अगर तूने लास्ट में फोर्स को भी डबल कर दिया था तो अदरवाइज इट्स करेक्ट। हाँ परिजात करेक्ट है। हाँ मिराज करेक्ट है। अर्नव अप्रोक्सीमेशन भी यूज करो। मैं सॉल्व कर दूं अब? अच्छा आंसर लिख दूं क्या? इधर आंसर लिख देता हूँ, तुम लोग को देखना होगा तो देख लेना। आंसर इसका हो जाएगा
नहीं हर्षित, दोनों चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व। हाँ वो दो साइड का नहीं, वो ऑल अराउंड है, तो वो एक ही बार में अकाउंट में आ जाएगा। देखो बेसिकली क्या है, फॉर आवर प्रॉब्लम इफ यू टेक इसका साइड व्यू अगर तुम लोगे तो इधर एक सरफेस तो इस तरीके से कर्व्ड है और दूसरा जो इसका सरफेस है वो ऐसे कर्व करता हुआ आ रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये जो है तुम्हारा, ये वो आर है जो ड्रॉप का रेडियस है, एक तरफ का कर्वेचर, और ये जो है इधर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये d/2 है, क्योंकि पूरा d था। मतलब एक प्लेन में तो कर्वेचर d/2 से आता है और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कर्वेचर r से आता है। मेक सेंस? और क्योंकि दोनों अपोजिट सेंस में है, इसका कर्वेचर का सेंटर इस तरफ है, उसका कर्वेचर का सेंटर उस तरफ है, तो इफ वन ऑफ देम इज अ पॉजिटिव कर्वेचर द अदर हैज टू बी अ नेगेटिव कर्वेचर। करेक्ट? सो देयरफॉर डेल्टा पी जब भी हम लिखेंगे तो लिखेंगे गामा, इधर लिखेंगे 1/d/2 और इधर लिखेंगे 1/-r। यहां तक समझा सबको? ये हमारे इस शेप के अंदर का प्रेशर डिफरेंस है कंपेयर टू बाहर का। एंड ऑल्सो नाउ सिंस r is much bigger than d, therefore 1/r is much smaller than this, therefore this is approximately the same as 2 gamma by d। and that's it। ये तो प्रेशर का डिफरेंस है अंदर और बाहर का, इनटू एरिया कर दो तो फोर्स आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीएटीएम अंदर से भी बाहर से भी लग रहा है, पीएटीएम और माइनस समथिंग अंदर से लग रहा है, तो पीएटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है, केवल जो डिफरेंस इंटू पाई आर स्क्वायर है उसके कारण फोर्स आ रही है। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से कम हो गया है इतने रीजन में, पाई आर स्क्वायर रीजन में, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नेट टेंडेंसी ऑफ द प्लेट्स टू गो फर्दर टुगेदर। वाटर वाले रीजन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है, तो बाहर से तो एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है पाई आर स्क्वायर पे, बाकी जगह पे भी कर रहा होगा, जहां पानी नहीं है उधर भी कर रहा होगा, लेकिन उधर तो अंदर से भी एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा होगा, तो वो तो जीरो है नेट। यहाँ पे इधर बाहर से पाई आर स्क्वायर पे एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है और अंदर से पाई आर स्क्वायर पे लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है, एटमॉस्फेयर माइनस दिस। तो एटमॉस्फेयर का पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल जो डिफरेंस है 2 गामा बाई डी उसका प्रेसिंग से नेट फोर्स आ जाएगी। तुम लोग समझ गए? ये ड्राइंग समझ गए थे? बेसिकली ये अप्रोक्सीमेशन का आउटकम ये हुआ है, यू कैन सी दैट इफेक्टिवली ये सिलेंडर हो गया है। देखो ऐसे इसका कर्वेचर है, लेकिन वैसे कर्वेचर बहुत कम है, मतलब रेडियस बहुत बड़ा है वो, राइट? मतलब जैसे इस ड्राइंग में अगर तुम देखोगे तो ये तो काफी शार्प कर्वेचर है, लेकिन उस तरफ जो जाता है ये बहुत जेंटली नीचे कर्व होता है, क्योंकि आर बहुत बड़ा है। तो इफेक्टिवली यूनिट लेंथ जाएंगे तो स्ट्रेट ही रहेगा, तो सिलेंडर जैसा हो गया। तो सिलेंडर के अक्रॉस एक्सेस प्रेशर कितना होता है? गामा बाय रेडियस, रेडियस d/2 है, अप्रोक्सीमेटली सिलेंड्रिकल हो गया है सरफेस जो है। वैसे तो कर्व्ड है, वो ऐसे भी कर्व्ड है, लेकिन वो कर्वेचर इतना कम है, वो रेडियस इतना ज्यादा है कि इसके कंपैरिजन में वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो कर्वेचर, तो माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। छोटे से पीस में अगर तुम इसका लोकल पीस उठाओगे,
even though ऐसे तो circular है, लेकिन if you pick a small piece, then it will be almost straight that way and only curved this way. Do you guys understand what I'm saying? Yes, sir. All right. Which is the concept of surface energy. So we saw that the overall effect of surface tension is to minimize the surface area, right? Therefore, less surface area is basically related to having less energy, because हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, तो क्योंकि इसका एरिया इसकी एनर्जी से रिलेटेड है, या हम कह रहे हैं ऐसा होगा क्योंकि ये सरफेस मिनिमाइज करना चाह रहा है और हर नेचुरल सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, तो देयरफॉर हम कह रहे हैं कि सरफेस एरिया और एनर्जी आपस में कोरिलेटेड है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एनर्जी है, तो हर सिस्टम टेंड करेगा एनर्जी अपनी कम करने का, तो बेसिकली सरफेस एरिया को कम करने। ऑफ कोर्स अब कोई और फैक्टर इन्वॉल्व है उसमें, कोई ग्रेविटेशनल एनर्जी भी है या कोई अंदर गैस है जिसकी अपनी थर्मल एनर्जी है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि भाई अब बबल है, उसके अंदर गैस है, बबल अपना एरिया छोटा करना चाहता है, लेकिन अंदर गैस है, अगर ज्यादा कंप्रेस होगा तो गैस गर्म हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। सिस्टम अपनी टोटल एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, which is a combination of all forms of energy. So there has to be a compromise if it wants to become smaller in terms of elastic. This is basically an elastic potential energy. Is an elastic potential energy, like a spring. Like a two-dimensional spring. Two-dimensional क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सरफेस टू डायमेंशनल होता है, तो स्प्रिंग जो है ऐसे जब उसको खींच देते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी आती है और वो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। सरफेस भी वही है, इलास्टिक है, खिंचाव है उसमें, लेकिन ऑब्वियसली वो दोनों डायमेंशन में है, तो इट्स लाइक अ टू डायमेंशनल स्प्रिंग that will always try to minimize its deformation. When you make more surface, you deform it, and then it wants to minimize. जैसे रबर का बलून होता है, तो वो सेम चीज है, जब ज्यादा खींचेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो वो अपना एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑलराइट। फाइनली मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, ये वाला सरफेस एनर्जी इज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Which one? This one? Hey, so the effect of surface tension is to minimize surface area, right? We have already seen that every surface is trying to minimize. जैसे वाटर ड्रॉप है, वो अपना सरफेस मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अगर उस वाटर ड्रॉप को लेके तुम फ्लैट कर दोगे हाथ के बीच में ताकि वो एक शीट ऑफ वाटर बन जाए, तो छोड़ते ही वो वापस से ऐसा करके स्फीयर बनेगा, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया लीस्ट है और इसका लार्ज है। So every system with an exposed surface will always try to minimize its exposed surface area. It will want more material to be in bulk and less on the outside, right? तो ये natural tendency है उसकी, और हमें पता ही होता है कि हर physical system less energy की तरफ जाता है, तो हम क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे ये systems जो हैं less surface area की तरफ जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि therefore less surface area probably means less energy. Surface area is directly proportional to surface energy. So minimizing surface area is the same as minimizing surface energy. And then I'm trying to relate it to a spring, except that a spring is one dimensional, and when you stretch it, you are increasing its energy and it tries to decrease it, deformation, and it wants to remove that deformation. If you have a two-dimensional spring, which can stretch like this and can stretch like this, basically in any direction, then that's what a surface is. If you stretch it, it has more energy and you have to do work to do that. And then if you leave it to itself, it will try to minimize it. Of course, when it tries to minimize it, there might be other constraints, like it might be the surface of a bubble and there might be gas inside.
So if it tries to minimize its area too much, the gas will become more hot and that will be an increase of energy, thermal energy. तो अल्टीमेटली तो पूरा सिस्टम अपनी टोटल एनर्जी मिनिमाइज कर रहा है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि इसको उतना मिनिमाइज करेगा कि ये ज्यादा बढ़ भी नहीं जाए. They will have to achieve some kind of, right? So तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो. वो अपना स्लाइडर वाला एग्जांपल पकड़ लो. यहाँ पे सरफेस है, जिसका सरफेस टेंशन गामा ले लो और स्लाइडर का बीच का स्पेसिंग एल ले लो और अब तुम इसको एफ फोर्स लगाओ और इसको डिस्प्लेस कर दो बाय डेल्टा एक्स, सो दैट स्लाइडर की नई पोजीशन जो है वो ये हो जाए, राइट? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मूव द स्लाइडर slowly, meaning without acceleration, my force must be the same as the force of the surface from behind, which you already know is 2 gamma L. Why am I trying to move the slider slowly without acceleration? What if it moves with an acceleration? What is the problem with that? तुमने देखा होगा जब भी किसी टाइम का पोटेंशियल, किसी भी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव कर रहे होते हैं, अगर तुम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो उसमें भी जब तुम पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हो तो एक मास को फिक्स रख के दूसरे मास को स्लोली मूव करते हो, या करेक्ट. वी डोंट वांट द स्लाइडर टू पिक अप काइनेटिक एनर्जी. अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और फिर मेरा जो वर्क होगा, जो मैंने वर्क किया होगा, वो सारा का सारा फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में नहीं गया होगा. सम ऑफ इट वुड हैव गॉन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्लाइडर. And I don't want that because I want my work to equal exactly the gain in the potential, elastic potential, surface energy, so that I can say, therefore, surface energy is equal to my work. ये हम हमेशा करना चाह रहे होते हैं. जब भी हम कोई पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई उस बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाओ जितना उसको, उसका अपना सिस्टम का फोर्स है, सो दैट वो हमेशा स्लोली चलेगा और फिर बाय द टाइम वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा तो द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल टू वर्क डन होगा, राइट? Slider moves to the right by delta x, therefore the work done by work done by external agent can be directly written as f delta x, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट ही लगा रहा था वो पूरे टाइम, यानी 2 gamma delta L delta x. But since delta k E equals to 0 for slider, therefore automatically the work done must be equals to the delta U, potential energy. स्लाइडर की काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज हो सकती है, लेकिन क्योंकि काइनेटिक चेंज नहीं हुई है तो सारा का सारा वर्क उसकी पोटेंशियल में गया है. तो therefore the increase of the potential energy of the slider is 2 gamma L delta x, but which can be written as gamma into 2L delta x, and you can see that 2L delta x is simply the increment of the area of the surface. फ्रेश एरिया कितना बना दिया है तुमने सरफेस का? L delta x on this side and L delta x पीछे से. तो जो फ्रेश तुमने एरिया इंक्रीज किया है, यानी जो एरिया में इंक्रीज है, that multiplied by gamma is the increase in the surface energy. Make sense? And but we ideally want some absolute value for surface energy. ये तो डेल्टा डेल्टा है. वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजुअली डेल्टा ही लगता है, एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू भी कर सकते हैं. You can write it as U final minus U initial equals to gamma into area final minus area initial. And then you can arbitrarily set a zero. Potential energy में हमेशा जीरो तुम सेट करते हो, तुम्हारी मर्जी होती है कि किस कॉन्फ़िगरेशन को तुम जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे. जैसे ग्रेविटेशन में तुम इनफाइनाइट सेपरेशन बिटवीन बॉडीज को जीरो मान लेते हो या व्हाटएवर. तो यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि setting the reference of U equal to 0 at A equals to 0, यानी जब सरफेस एरिया 0 है तो उसी को हम सरफेस एनर्जी 0 भी बोल देंगे.
which makes sense also, reasonable. Therefore तुम्हारे पास एब्सोल्यूट रिलेशन आ जाएगा. Surface energy equals to simply gamma into surface area. चिन्मय हाँ करेक्ट. एक्चुअली सरफेस टेंशन डिराइव यहीं से होता है. मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था फ्रॉम एन इनफॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू बाय सिंपली सेइंग कि एक लेंथ है और उसके अक्रॉस फोर्स लग रही है तो गामा एल है. बट रियली सरफेस टेंशन की जो फोर्स होती है वो होती है डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट लेंथ. तो उससे गामा एल आ जाता है. हाँ प्रीवियस पेज देख लो. ये उतना रेलिवेंट नहीं है. दिस इज जस्ट टू डिराइव द वैल्यू. द मोर रेलिवेंट थिंग इज टू नो व्हाट दैट इज, व्हिच इज u इक्वल्स टू गामा एल. इट्स अ सिंपल रिलेशनशिप. To find the surface energy in any situation, you simply take the total surface area and multiply to gamma. That is the surface energy. It is an elastic potential energy. All right. तो अब तुम लोग एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लो. जस्ट अ क्विक एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया. एक ड्रॉप है पानी का जिसका रेडियस r है और उसका सरफेस टेंशन गामा है. उसको स्प्लिट करना है इनटू 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स. तो ये करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? आंसर तुम लोग भेजोगे मुझे होस्ट पे. Let me make it easier for you to write the answer. If the work needed to do this is n gamma pi r square, find the value of n. बिना करेक्ट आंसर है. पर इनकरेक्ट आंसर है. हर्षित गलत आंसर है. आशनी गलत आंसर है. परिजात करेक्ट है. श्रेया गलत है. क्षितिज गलत है. कुने गलत है. आशनी गलत है. एकांश करेक्ट है. चिन्मय करेक्ट है. B57. तंजील गलत है. श्रेया गलत है. अभिजीत करेक्ट है. ओम गलत है. मिराज गलत है. श्रेया गलत है. श्रेया एस करेक्ट है. प्रणव गलत है. रिदम गलत है. तनय करेक्ट है. आइविन गलत है. प्रेरित गलत है. कुने गलत है. स्नेह करेक्ट है.
हाँ ऑफ कोर्स चिन्मय, वो तो है ही, कर ही सकते हो एन के लिए, जनरल एन के लिए। शार्दुल करेक्ट है, आइविन करेक्ट है, ओम गलत है, रिदम गलत है, देवयानी करेक्ट है, अनुराग गलत है, क्षितिज करेक्ट है, चिन्मय गलत है, A56, तंजील गलत है। तंजील आई थिंक तुम्हारा करेक्ट है, तुम 4 का फैक्टर भूल रहे हो, वो 4πr² नहीं है, 4 इसमें लेना है तुम्हें। हाँ तंजील करेक्ट है, अर्नव गलत है, आर्यन गलत है, A52, प्रणव गलत है, अन्वय गलत है, श्रेया करेक्ट है अभी, आशनी करेक्ट है अभी, मिराज करेक्ट है, वरुण सावंत गलत है, सिद्धार्थ गलत है, हर्षित गलत है, मिताली गलत है, सेतु गलत है, हर्षित गलत है, हर्षित डिफरेंस लेना है। चलो मैं कर देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली डिफरेंस लेना है एनर्जीज का और उतना ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कुछ, प्रणव करेक्ट है अभी आंसर, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं कुछ, टेबल पे रखा है ड्रॉप पहले भी और बाद में भी, प्रणव करेक्ट है अभी, हर्षित गलत है। बेसिकली वर्क क्या होता है, मतलब जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये हो जाएगा गामा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, यानी गामा इंटू 4/3 पाई नहीं, एक सेकेंड, यानी कि गामा इंटू 1000 ड्रॉप्स बनेंगे, और अगर हर एक ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर आया तो 4πr² माइनस 4πr²। समझ गए तुम लोग? मिताली करेक्ट आंसर है अभी, हर्षित करेक्ट आंसर है अभी, नहीं हर्षित करेक्ट नहीं है तेरा अभी। Basically, if you are going to break one large drop into multiple smaller droplets, that will require you to do work, because you are trying to increase the energy of the system, because you are trying to increase the exposed surface area. 1000 small droplets will have a far larger surface area than the single drop, क्योंकि single drop में ज्यादातर मटेरियल अंदर चला जाएगा। ओम करेक्ट है, मिताली करेक्ट है अभी, हर्षित करेक्ट है अभी, ठीक है। तो अब अगर ये आर मिल जाएगा तो काम मिल जाएगा, कुने करेक्ट है अभी, अन्वय करेक्ट है अभी। अब आर कैसे मिलेगा, आर मिलेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन से, बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन 1000 droplets each of volume 4/3 pi r cube is the same volume as 4/3 pi r cube. Therefore, the radius of each of them is 1/10 the radius of the main drop. ठीक है, इसको डाल दो यहाँ पे। Therefore, वर्क डन हो गया गामा 4 pi 1000 into r square by 100 minus r square, तो ये हो गया 36 गामा पाई r square। समझा सबको? सरफेस एरियाज का डिफरेंस ले लिया, गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो वर्क डन हो गया, और सरफेस एरिया में रेडियस चाहिए नया वाला, वो निकालने के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन कर दिया कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल्स टू 1000 ड्रॉप का वॉल्यूम, तो उससे एक ड्रॉप का रेडियस मिल गया, उसको वहां डाल के और आंसर आ गया।
So separating one drop into multiple droplets requires work to be done. Then of course the reverse process must be spontaneous. नेचर का नेचुरल डायरेक्शन जो होगा वो रिवर्स में होगा. अगर तुम दो ड्रॉप्स बाजू बाजू में रखोगे, तुम देखोगे इफ दे आर सफिशिएंटली क्लोज टुगेदर, the cohesive forces will automatically cause them to become one drop. Nature का tendency is to collect छोटे छोटे drops and become one drop, because again nature is trying to minimize the exposed surface area. To do the reverse requires work to be done from our part. We need to use our energy to go against nature. The other process would be energy releasing. अगर मैं इस प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम की तरह से फ्रेज करता, मैं बोलता कि 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं जो कोलीज कर जाएंगे इनटू वन ड्रॉप. तो ये जो वर्क है, ये वर्क नहीं होता जो मेरे को करना पड़ता, ये वो एनर्जी होती जो रिलीज होती इस प्रोसेस में, मोस्ट प्रॉब्ली इन द फॉर्म ऑफ हीट. जो बड़ा ड्रॉप बना होता वो गर्म हो गया होता, क्योंकि जो पहले इतनी सारी सरफेस एनर्जी थी वो बाद में तो नहीं है, क्योंकि एक सिंगुलर ड्रॉप का उतना सरफेस एनर्जी नहीं है. तो वो सारी एनर्जी का डिफरेंस कहाँ गया? या तो एक तो ये होगा कि भाई कंबाइन कर जाएंगे तो थोड़ा जिगल जिगल कर रहा होगा, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी होगा, लेकिन मोस्टली वो जो है ड्रॉप गर्म हो गया होगा. तो उल्टा प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है. रिवर्स प्रॉब्लम कैन बी 1000 identical droplets coalesce to form a single drop R. What is the heat liberated? यही आंसर होगा उसका. लेकिन उस उल्टे डायरेक्शन में this will be liberated from the system. System will minimize energy and the residue will come out as heat or whatever. If you want to run it in the other direction, this has to be given to the system to break it into the pieces. Make sense? अच्छा. Continuing with the idea of energy, we can now also deal with the thermodynamics of the gas in a bubble. अब हमारे पास ये नॉलेज है कि भाई सरफेस में भी एनर्जी होती है और अंदर गैस में भी एनर्जी होती है. तो इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है तुम्हारे पास. एज अ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि लेट्स से ये कर लेते हैं कि एक सोप बबल है. जिसका रेडियस है r. सोप बबल का सरफेस टेंशन है गामा. ठीक है. अंदर में एक गैस है और बाहर में एटमॉस्फेयर है. ऑफ कोर्स अंदर का गैस बाहर के गैस से ज्यादा प्रेशर पर है. बताइए हमको ये बात. ठीक है. Gas inside bubble has heat capacity at, let's say, constant pressure equals to Cp. कोई सा भी गैस हो सकता है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, व्हाटएवर. मोस्टली तो एयर ही होता है, वो मिक्स ऑफ गैसेस, बट इन केस राइट. अब बेसिकली पहले ये समझो कि बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, तो इसको भी टूल किट की तरह कंसिडर करो. लाइक व्हाट ऑल are the things that you know about a situation like this. I can give you n number of problems based on the thermodynamics of the gas inside and the fact that the excess pressure inside is bigger than, the pressure inside is bigger than the pressure outside by 4 gamma by r. बस नया इंफॉर्मेशन यही है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 4 gamma by r ज्यादा है. तो एक सेंस में जो बबल का वॉल्यूम है जो उसके रेडियस से कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली गैस का प्रेशर उसी से कंट्रोल होता है, क्योंकि गैस का प्रेशर जो है वो उसके रेडियस से कंट्रोल होता है. तो अदर देन द यूजुअल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस PV इक्वल्स टू nRT, या अगर ये आइसोथर्मली एक्सपैंड करने वाला है तो PV इज अ कांस्टेंट, या एडियाबैटिकली एक्सपैंड करने वाला है तो PV की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, या जो भी होने वाला है वो सब तो है ही. थर्मोडायनेमिक्स तो पूरी अवेलेबल है ही. एडिशनली तुम्हारे पास एक इक्वेशन और है कि अंदर का प्रेशर इज बाहर का प्रेशर प्लस 4 गामा बाय आर. इंटरनल प्रेशर इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर plus 4 gamma by r. The bubble is a kind of a piston. Expansion जब होगी और contraction जब होगी, so it's the bubble surface which is the piston. Except unlike in regular thermodynamics,
the three sides were unmoving and the piston moved in one direction. This system is basically where everything is a piston, right? So it just expands like that. ठीक है, तो लॉजिकली कुछ खास डिफरेंट नहीं है इसमें, एडिशनल इक्वेशन और है बस कि इनसाइड प्रेशर इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर प्लस फोरग्राउंड है। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम मैं देता हूँ इसमें। बेसिक प्रॉब्लम तो हो ही सकता है कि भाई मान लो आइसोथर्मली एक्सपैंड किया व्हाटएवर। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बताओ इस सिस्टम का हीट कैपेसिटी कितना है, राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड हीट कैपेसिटी। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ गैस का हीट कैपेसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? गैस का हीट कैपेसिटी तो उसमें क्या है, सीपी अगर दे दिया है तो हीट कैपेसिटी तो मिल ही जाएगा, ये दिया हुआ ही है। The system has a heat capacity, basically to say that when you give the gas some heat, the gas can become hot, but the gas can also hand over some of that energy to the bubble in the form of its increase of area in elastic potential energy. So the system is actually a combination of the gas and the bubble, right? So it will have more heat capacity than the gas itself. You remember हमने एक प्रॉब्लम किया था जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे हीट कैपेसिटी में, वो एक पिस्टन था, उसमें एक मूवेबल वो था और इधर एक स्प्रिंग था और इधर मोनोटॉमिक गैस था जिसका रेगुलर हीट कैपेसिटी 3/2R होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम में 2R आया था। So it came out to be more than what the heat capacity of the gas was, because when you gave the gas some heat, the gas could also press the spring and store some of that energy as potential energy. Therefore, it would not become so hot. Its rise of temperature would not be that much. अगर वो पूरा बंद होता हर तरफ से तो हीट देने से वो गर्म ही हो सकता था, तो टेम्परेचर काफी राइज करता, तो हम कहते हैं हीट कैपेसिटी इसका कम है। लेकिन अगर एक साइड मूवेबल है और वो एक इलास्टिक एनर्जी में स्टोर कर सकता है सम ऑफ दैट हीट, तो उसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा, खुद वो उतना गर्म नहीं हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका ज्यादा हीट कैपेसिटी आ रहा है। ये उसी टाइप का सिस्टम है, इसमें गैस को हीट दोगे तो ये एक्सपैंड करेगा, तो यहाँ भी एनर्जी स्टोर होगी। हाँ चिन्मय, वी आर नेग्लेक्टिंग रेडिएशन। नॉट ओनली आर वी गोइंग टू नेग्लेक्ट रेडिएशन, देयर इज अनदर सटलिटी हियर, व्हिच इज दैट कि व्हेन यू गिव द गैस सम हीट, the gas can give the energy to the bubble in two forms. They are two different forms. The gas is doing work on the bubble, which means it expands the bubble, so there is energy in the deformation of the bubble. Spring की तरह वो खींच रहा है, that is potential energy. But as gas particles bombard the bubble surface, the bubble particles also start to oscillate, so the gas can directly transfer heat to the bubble also. The bubble can become hot also, and in fact in actual reality the bubble would also become hot as the gas becomes hot. Do you understand what I'm saying? So not only will the gas have some internal energy, thermal energy, the bubble will have both thermal energy and elastic potential energy. जो हम अभी जिसको हम surface energy बोल रहे हैं वो केवल उसके surface की elastic energy, but bubble गर्म ठंडा भी तो हो सकता है, that is also thermal energy that the bubble can possess. वो यूजुअली अकाउंट में लेना नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बबल एसेंशियली एक लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट का या तो मैं तुम्हें उसका हीट कैपेसिटी दे दूं बबल का भी कि भाई सोप सॉल्यूशन का हीट कैपेसिटी C होता है जो फिक्स्ड होता है, जैसे लिक्विड्स का पानी का होता है ना वैसा, तो फिर तुम उसका भी MC डेल्टा T अकाउंट में ले सकते हो कि भाई कितना हीट एज हीट गया और कितना उस पर वर्क हुआ। लेकिन यूजुअली इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जनरली वो क्या बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, अज्यूम that the heat capacity is much। अब दो चीजें यहाँ पे, दो चीजें अकाउंट में ली जा सकती हैं। या तो मैं कह सकता हूँ कि अज्यूम कर लो कि सोप बबल का जो हीट कैपेसिटी है वो गैस की हीट कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, तो अगर वो गैस की हीट कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है तो वो हीट ले लेके भी गर्म नहीं होगा, राइट? इनफाइनाइट अगर मान लें उसका हीट कैपेसिटी सोप का, तो बेसिकली उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो देयरफॉर वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में कुछ नहीं स्टोर करता होगा। करेक्ट? इज दैट करेक्ट? राइट? या दूसरा अजम्पशन ये हो सकता है कि भाई सोप बबल का जो सोप फिल्म है उसकी हीट कैपेसिटी मच स्मॉलर है देन गैस, इट इज प्रैक्टिकली जीरो। तो अगर प्रैक्टिकली जीरो बोल दोगे तो बेसिकली वो कोई हीट ले ही नहीं पाता है, उसका टेम्परेचर हमेशा गैस के टेम्परेचर से मैच करता है। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के असम्पशन हो सकते हैं। जनरली स्पीकिंग ये होता है कि अज्यूम दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ सोप फिल्म, या मैं ऐसे ही डायरेक्टली बोल दूंगा
कि assume cannot transfer energy to soak film as heat नहीं दे सकता उसको। ऑफ कोर्स उस पे वर्क तो कर ही रहा है और उस वर्क के होने के कारण वो एक स्ट्रेच करेगा जिससे उसमें इलास्टिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन सीधे गर्म नहीं करेगा उसको। ये अजम्पशन है, तो ये मान के चलेंगे हम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो क्वेश्चन है फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करो। बेसिकली लॉजिक वही होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना होता है, डी क्यू देके और फिर देखना होता है कितना डी टी आया सब अकाउंट में लेने के बाद, वर्क डन एंड ऑल। और इन टर्म्स ऑफ किस में आना चाहिए ये भी समझ लो। बबल का रेडियस गामा और बाहर का प्रेशर पी नॉट है जो पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। तुम्हारे आंसर में ये चीजें आ सकती हैं। और सीपी ऑफ कोर्स दिया हुआ है गैस का अपना। ठीक है, करो ट्राई। अच्छा, गैस कांस्टेंट भी आएगा ना? ठीक है, कर सकते हो, सही बात है। इसको ले लो स्मॉल आर।
नहीं श्रेया, जो तू कह रही है ना वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है अभी। स्प्रिंग जो प्रॉब्लम था उसमें पिस्टन के मूव करने से स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होता था, तो मतलब जो पार्टिकल्स थे हमारे, जो गैस के अंदर पार्टिकल्स थे जो कि ऐसे वाई जेड और एक्स तीनों में मूव कर सकते थे, उनकी जो एक्स वाली काइनेटिक एनर्जी थी दैट कुड गो स्ट्रेट टू द स्प्रिंग, but with a surface that is all around, as the particle hits it, the energy goes into the surface stretching like this. So surface तो ऊपर से हर dimension में stretch हो रहा है ना, it's not a singular degree of freedom. Should I tell you how to do it? हाँ चिन्मय, लंबा ही आंसर आएगा इसका। देखो इसमें ये होगा कि तुम लिखोगे write the first law of thermodynamics for the, हाँ क्षितिज करेक्ट लग रहा है तेरा आंसर, for the gas inside. तो तुम बोलोगे dq अगर तुमने उसको हीट दिया तो उससे उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा प्लस वो कुछ वर्क करेगा, करेक्ट है? वैसे तो ये होगा कि जब तुम उसको हीट दोगे तो वो हीट अप होगा और कुछ एनर्जी वो बबल को देगा, बबल के एक्सपेंशन में जाएगी, लेकिन वो इस वर्क में ही कैप्चर हो जाएगी। एक्चुअली गैस जो है, हमारा गैस जो है वो दो एजेंट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। एक तो बाहर का एटमॉस्फेयर भी है, उसको भी वो पुश बैक कर रहा है, अगर वो हीट होकर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो वो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट पुश बैक कर रहा है। तो अगर उसका वॉल्यूम डीवी से बढ़ गया तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट उसने पी नॉट डीवी वर्क किया है, क्योंकि तो कांस्टेंट है। एट द सेम टाइम इसके अगेंस्ट भी, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं भी है तो भी इलास्टिक पुश तो है विच इज ट्राइंग टू मिनिमाइज, इट्स अ फोर्स। अगर गैस गिव अप कर देगा तो पूरा कंप्रेस मार देगा वो उसका, सो दैट इज आल्सो अ फोर्स which is 4 gamma by r, you know that p नॉट तो एटमॉस्फेयर है और 4 गामा बाय आर इसके कारण आ रहा है। तो बेसिकली टोटल जो वो उसको प्रेसिंग करनी पड़ रही है वो p नॉट प्लस 4 गामा बाय आर के अगेंस्ट करनी पड़ रही है, विच इज व्हाट इट्स ओन प्रेशर इज आल्सो, assuming the bubble का expansion or whatever happens very slowly, then the pressure the bubble is basically in equilibrium. So बाहर का प्रेशर और बबल का प्रेशर इक्वल्स टू गैस का प्रेशर। तो du तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ncv dt है, राइट? अब जहां तक pdv का सवाल, gas, right? क्या चीज? CV of the gas, right? In DU? cv तो गैस का ही होता है ना। हाँ हाँ। हाँ गैस का ही है। बबल का जो सारा स्टोरी है वो सब उसके वर्क में, वो इसमें आएगा, जो हमारा गैस वर्क करेगा ना उसी से ही बबल की एनर्जी बढ़ती है। No, so I was asking whether it's the gas or the whole system का CV. It's the gas. It's the gas, it's the gas. CV is only for a gas. सिस्टम का हीट कैपेसिटी को CV नहीं बोलते हैं, C बोलते हैं, Okay. राइट? सो ये गैस का हीट कैपेसिटी है, ये गैस के लिए ही मैं लिख रहा हूँ। और PdV में क्या क्या आएगा, तो उसमें dV तो तुम देख लो ऑटोमेटिकली 4 पाई r स्क्वायर dr है, अगर मान लो dr से रेडियस इंक्रीज हुआ। और जो गैस का P है वो किसी भी टाइम पे लिखा जा सकता है एज P नॉट बाय 4 गामा बाय r, सही है? करेक्ट। अच्छा अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन भी लिख सकता हूं।
PV equals to nRT, which at any time is P naught plus 4 gamma by R into 4 by 3 pi R cube equals to nRT, which will become P naught into 4 by 3 pi R cube plus 16 gamma pi by 3 R square. Correct? हर्षित, डीवी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा स्फीयरिकल शेल का तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से बढ़ेगा ना, इन्फिनिटेसिमल इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, जैसे हम बनाते नहीं आर का फिर डी आर का। जिनमें अभी देख नहीं सकता यार, एक्चुअली वो लैपटॉप से लॉग आउट हो गया है तो फोन पे वो दिखता नहीं है, मैं बस ये कर देता हूँ, तुम लोग वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास, करेक्ट है। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं, क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने सीखा था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी को जब तुम ये लिखते हो इस फॉर्म में तो ये डी क्यू डी यू पीडीवी में आता है, और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी तो उसको डिफरेंशिएट करके पीडीवी प्लस बीडीपी इक्वल टू एनआरडीटी बनता है, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट। तो वही हम यहाँ कर देंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा पहला टर्म बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर पी नॉट डी आर, या ऐसे लिख लो पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ये बनेगा 2 नीचे आएगा तो 32 गामा पाई बाय 3 आर डी आर इक्वल्स टू एन आर डी टी। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डी तो डी के टर्म्स में लिखा ही है, पीडीवी को भी डी के टर्म्स में लाके फिर डी इसके नीचे लेना है एन डी तो वो सी होता है ना, तो पीडीवी को भी डी के फॉर्म में लाना है। तो बेसिकली ये बनेगा, इसमें से तुम 4 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, देखो तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाहर निकाल लो तो पी नॉट प्लस ये हो जाएगा 8 गामा बाय 3 आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट, सही है। बट ये तो डीवी है, तो बेसिकली पी नॉट प्लस 8 गामा बाय 3 आर डीवी इक्वल्स टू एन आर डी टी। तो देयरफॉर डीवी जो है वो हो गया एन आर डी टी बाय पी नॉट प्लस 8 गामा बाय 3 आर। अब आ जाओ तुम इक्वेशन 1 में और सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी क्यू तुम्हारा हो गया एन सी वी डी टी, बाय द वे सीवी हमको नहीं दिया है, सीपी दिया है, लेकिन ऑब्वियसली सीपी दिया है तो सीवी पता ही है, सीपी माइनस सीवी आर होता है, वो तो यहाँ डाल ही देंगे, प्लस पी डीवी, पी क्या है, पी है पी नॉट प्लस 4 गामा बाय आर, और डीवी क्या है, ये वाला डीवी, तो ये है एन आर डी टी बाय पी नॉट प्लस 8 गामा बाय 3 आर। समझ गए तुम लोग। अब पूरी इक्वेशन को एन डी टी से डिवाइड कर दो, तो बनेगा डी क्यू बाय एन डी टी विच बाय द वे इज द हीट कैपेसिटी बाय डेफिनेशन इक्वल्स टू सी पी माइनस आर, सीवी को रिप्लेस कर दिया, प्लस पी नॉट प्लस 4 गामा बाय आर ओवर पी नॉट प्लस 8 गामा बाय 3 आर टाइम्स आर। ठीक है, तो देयरफॉर ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, देयरफॉर C इक्वल्स टू CP, और इसमें से R कॉमन ले लेंगे, प्लस R, नीचे तो बनेगा P नॉट प्लस 8 गामा बाय 3 R, और ऊपर हो गया होगा दैट माइनस 1, तो बेसिकली P नॉट कैंसिल हो गया होगा और 4 गामा बाय R में से 8 गामा बाय 3 R माइनस हो गया होगा, तो वो बन गया होगा बाय 3 R और 12 माइनस 4 गामा बाय 3 R।
समझ गए तुम लोग ये आंसर अपना? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वही क्या है जो थर्मोडायनेमिक्स में करते थे हमेशा, पहले जब भी हीट कैपेसिटी निकालना है, तुम लोग को बताया था उस टाइम पे भी, हीट कैपेसिटी निकालने का प्रॉब्लम का मतलब ये होता है, तुम पहले फर्स्ट लॉ लिखते हो सिस्टम के लिए, गैस के लिए, dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। p तो हमें पता ही है बाय द सरफेस टेंशन इक्वेशन, dv ये होता है, लेकिन dt के टर्म्स में चाहिए सब, dr के टर्म्स में नहीं चाहिए, ताकि dt यहाँ आ जाए, यहाँ से तो आ ही जाएगा नीचे। एजेंडा ये होता है हीट कैपेसिटी निकालने के लिए कि इधर का dt इधर लाना होता है, तो इसमें तो है ही, इसमें dr vr हटाना है dt के टर्म्स में, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वो ये बन गया, और जब वो ये बन गया तो उसमें से ये कॉमन करके और dv अलग कर लिया, dr वाला पार्ट जो सब्स्टिट्यूट होगा dt के टर्म्स में, इसको इधर ले लिया, तो बेसिकली जो है dv की वैल्यू आ गई। अब वापस उस इक्वेशन में आके dv सब्स्टिट्यूट कर दिया तो dt आ गया, एंड dt नीचे ले लिया, c बन गया। ठीक है, सबको समझा? ऑलराइट, तो बेसिकली यही है, दैट्स द एंड ऑफ दिस। एक प्रॉब्लम मैं और लेना चाह रहा था थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, बट मैं तुम लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा, तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर लेना, फिर मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। हाँ, या इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास हम कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी वाला लिया, जिसमें हीट कैपेसिटी फाइंड करना है और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। जो बेसिक टाइप के इसमें प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे तो बहुत बेसिक होते हैं, उनमें वही है। देखो इसमें भी टूल किट है, सो बबल का अगर थर्मो का प्रॉब्लम है तो उसकी टूल किट क्या है? टूल किट है एज ऑलवेज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइडियल गैस इक्वेशन, सोप की लॉजिक से डेल्टा पी, और फोर्थ विच माइट और माइट नॉट बी देयर, प्रोसेस इक्वेशन। कि अगर वो एडिशनली बोल दें कि भाई आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर पूरे टाइम सेम रहा, एडियाबैटिक था तो पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा भी एक एडिशनल इक्वेशन। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में नहीं होता है ये, बस इन तीन चीजों से ही करना होता है। हमने ये प्रॉब्लम भी इन तीन चीजों से किया है। नई चीज जो आ गई है टूल किट में वो ये आ गई है, सरफेस टेंशन की इक्वेशन, विच इज अनदर इक्वेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अदरवाइज यू हैव दीज टू इन जनरल। ठीक है, तो अब ये भी आ गया, और ये हो सकता है किसी प्रॉब्लम में वो नहीं हो, बट eventually look at it like this and write all the equations and manipulate till you get the correct answer। ठीक है, तो अब तुम लोग सब कर सकते हो बेसिकली। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बेसिकली सारा का सारा इज डूएबल फॉर यू गाइस। तो एनी प्रॉब्लम्स दैट आर अबाउट सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, यू गाइस कैन अटेम्प्ट देम। ठीक है, तो कर लो उनको। आई थिंक HCV में सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के मैं देख लेता हूँ, वैसे वो कोई खास अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें। अदरवाइज सेपरेटली आई एम गोइंग टू गिव you either an assignment or a test on these two topics, ठीक है, to get some more practice, तो वो कर लेंगे। ऑलराइट, बाकी बुक क्या चीज? peacekeeper test। ठीक है, तो टेस्ट रख लेंगे, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पे अलग से एक छोटा टेस्ट रख लेंगे ऑफ गुड प्रॉब्लम्स। फोर्थ पॉइंट है प्रोसेस इक्वेशन, दैट डिपेंड्स, लाइक in a particular problem they might say the pressure and volume are also related as PV की power 7/3 is a constant, or as another example temperature is a constant, isothermal process, I mean additional condition on the thermodynamics, right? but usually नहीं होता। thermodynamics के जो problems होते हैं, normal thermodynamics के जो problems होते हैं जिनमें ये सब नहीं होता है surface tension वाला, उनमें generally first law, ideal gas equation और process equation होती है, जिसमें पिस्टन विस्टन होता है। अब इधर क्योंकि ऑलरेडी ये नया कॉन्सेप्ट है इन्वॉल्व कि बबल एक्सपैंड करेगा, तो यूजुअली ये नहीं होता, मगर दे सकते हैं। एक चीज और ये भी समझ लो कि जो वर्क डन हमने निकाला है ना यहाँ पर पीडीवी करके, इसमें हमने क्या किया, गैस का प्रेशर लिया जो हमारा गैस है, और फिर डीवी लिया, which basically is a combination of the work that the gas does against the bubble and against the atmosphere। ये P में दोनों टर्म्स हैं, एक एटमॉस्फेयर, जब डीवी मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट डीवी जो होगा इसमें वो है जो एटमॉस्फेयर को पुश बैक किया होगा उसने। एटमॉस्फेयर तो पी नॉट से प्रेस कर रहा है, तो उसको पुश बैक करने में पी नॉट डीवी वर्क लगेगा, दैट्स दिस टर्म।
और 4 गामा बाय आर जो है वो बबल को एक्सपैंड करने में लगेगा। तो बबल की जो एनर्जी इंक्रीमेंट है वो यहीं से आ रही है, वो तुम्हें एडिशनली अकाउंट में नहीं लेना है। ये जो 4 गामा बाय आर इंटू डीवी वर्क है, तुम देख सकते हो निकाल के, इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट कि 4 गामा बाय आर डीवी जो है इज द सेम एज द इंक्रीमेंट ऑफ द बबल एनर्जी। तुम लोग समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमारा गैस का जो प्रेशर हमने लिखा वो पी नॉट प्लस 4 गामा बाय आर लिखा, तो देयरफॉर गैस ने जो छोटा वर्क किया वो पी डीवी किया, यानी पी नॉट डीवी प्लस 4 गामा बाय आर डीवी किया। ये वाला जो टर्म है, दिस इज द वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। बेसिकली इन पुशिंग द एटमॉस्फेयर अवे। ये जो है दिस विल गो, दिस इज द वर्क डन against the surface tension, right? And you can see that this is exactly what equals the increase of surface energy for bubble. तो बेसिकली वो जो इसने गैस ने बबल पे वर्क किया है उसी से बबल का एनर्जी बढ़ गया है। तुम देख सकते हो कि अगर तुम डेल्टा यू बबल निकालते, रादर डी यू है ये, तो अगर तुम डी यू बबल निकालने जाओगे, यू बबल कितना है, गामा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बबल की एब्सोल्यूट। तो देयरफॉर बबल की एनर्जी में थोड़ा सा इनफाइनाइटेसिमल चेंज कितना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम। बाय द वे एक्चुअली 8 पाई आर स्क्वायर, यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाई 8? गामा का 2 आएगा क्योंकि 2 लेयर्स क्रॉस करनी है, सो 4 into 2। गामा का 2 नहीं है वो, गामा तो गामा ही है, 2 सरफेस हैं, टोटल सरफेस यस एरिया सर, उसका 2 8। सर्फेस के लिए। हाँ करेक्ट। तो अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 16 पाई गामा आर डी आर, which by the way is nothing but 4 gamma by r into 4 pi r square dr, which is nothing but 4 gamma by r into dv, which is what the work done by the gas was against the. So the gas basically does work against the atmosphere in pushing it away and against the pull of the surface, therefore causing it to increase in energy. तो जब तुम गैस में वर्क ले रहे हो उसका जो उसने सरफेस के अगेंस्ट किया है, तो फिर सरफेस की एनर्जी का इंक्रीमेंट अलग से कोई चीज नहीं है, वही वर्क सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एनर्जी का इंक्रीमेंट बनता है। गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस ने दान कर दिया कुछ एटमॉस्फेयर को, कुछ सरफेस को। तो हम गैस का थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे थे, फर्स्ट लॉ गैस के लिए लिख रहे थे, तो गैस को हीट मिला और उसने उससे खुद तो थोड़ा गर्म हो गया, बाकी उसने थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा सरफेस को दे दिया, बबल को। बबल को जो मिला उससे बबल की सरफेस एनर्जी बढ़ गई। That's not some additional effect. It's simply that same thing which you have already accounted as work done by the gas against the bubble. Make sense? ठीक है, all right.